सो हेलो स्टूडेंट, ला चुके हैं आपके सामने कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2025 से 26 वाला ये मॉडल पेपर है। बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे इसको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पूर्णांक जो होता है वो 70 नंबर का होता है। हमारा जो हिंदी का पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है और समय दिया रहता है 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट 15 मिनट जो होता है वो कापी को पढ़ने के लिए होता है और 3 घंटे लिखने के लिए होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे निर्देश दिए गए थे जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए जो ये प्रश्न पत्र होता है वो 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड अ और खंड ब में। खंड अ में हम लोग को देता है OMR भरने के लिए, खंड ब में हम लोग को रिटर्न कार्य करना होता है। प्रश्न नंबर पहला देखिए क्या पूछ रहा है, दूसरा सप्तक पूछता है या दूसरा तार सप्तक पूछता है। तो दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए दिया है सन 1943 ईस्वी, ऑप्शन बी दिया है सन 1951 ईस्वी, ऑप्शन सी दिया है सन 1959 ईस्वी, ऑप्शन डी दिया है सन 1979 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1951 ईस्वी। सन 1951 ईस्वी में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, सन 1951 ईस्वी में। अब देखिए जो पहला तार सप्तक था वो 1943 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा 1951 में और तीसरा 1959 में। अब देखिए जो तार सप्तक है इसके प्रकाशन का कौन किए थे, तो अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है, तो ऑप्शन ए दिया है उर्वशी, ऑप्शन बी दिया है पल्लव, ऑप्शन सी दिया है साकेत, ऑप्शन डी दिया है कामायनी। अब देखिए जो साकेत है वो महाकाव्य है, वो मैथिली शरण गुप्त का है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है। कामायनी देखिए जयशंकर प्रसाद का, ये भी नहीं है। तो देखिए जो पल्लव है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। पल्लव जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, छायावाद की मुख्य विशेषता है। तो छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है, प्रकृति का मानवीकरण। छायावाद का मुख्य विशेषता प्रकृति का मानवीकरण। अब देखिए प्रश्न नंबर चौथा दिया है, मैथिली शरण गुप्त जी किस युग के लेखक हैं, किस युग से संबंधित है या किस युग के लेखक हैं। तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो द्विवेदी युग के रचनाकार हैं, द्विवेदी युग के रचनाकार या द्विवेदी युग के लेखक हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5वां हमारा दिया है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, क्योंकि अपनी रचनाओं में उनके शब्द जो थे बहुत ही कठिन थे। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 इसमें दिया है, अजातशत्रु नाटक के नाटककार कौन है, या इस तरह पूछ सकता है अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी दिया है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी दिया है राजकुमार वर्मा और ऑप्शन डी दिया है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जयशंकर प्रसाद। आप लोग जानते हैं अजातशत्रु, ध्रुव सामनी, जन्मेजय का नाग्य एक घूट, इस सब के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। और नाटक विधा की रचना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 दिया है, इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय है। तो इलाचंद्र जोशी कहानियों के विषय मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक पर लिखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां दिया गया है, सन 1008 से 1936 ईस्वी तक का समय है। तो किसका समय है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, मिलान कीजिए। तो ये मिलान करना है, तो कौन सा राइट आंसर है, सबसे पहले इसको बताना है। तो ये देखिए मैला आंचल जो है, मैला आंचल ये फणीश्वरनाथ रेणु का है, तो ई ख पर गया है, तो पहला का ख। दूसरा है चित्रलेखा, तो चित्रलेखा के लेखक कौन है, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तीसरा है उसने कहा था, तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। और चौथा है आप लोग पढ़े होंगे कफन, कफन जो है कहानी विधा की रचना है, ये मुंशी प्रेमचंद्र का है। तो पहला का ख, दूसरा का ग, तीसरा का घ। तो इसमें देखिए मिला ये पहला ख, दूसरा ग, तीसरा घ और चौथा क। इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है, पहला वाला जो ऑप्शन है ए वो सही है। समझ में आ रहा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में उपन्यास है। तो सेवा सदन, विराटा की पद्मिनी, कफन,
चित्रलेखा, इन सब में से उपन्यास कौन है, ये आप लोग को बताना है। तो ये देखिए जो सेवा सदन है ये उपन्यास विधा का रचना है, जिसके रचनाकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। अब देखिए दूसरा है विराट की पद्मिनी, इसके ये भी उपन्यास विधा की रचना है। देखिए तीसरा जो है वो कफन है, कफन जो है कहानी विधा की रचना है, जिसका लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। अब देखिए जो चित्रलेखा है ये भी उपन्यास विधा की रचना है। तो इसमें 3 गो उपन्यास है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा, इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 पूछ रहा है करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो रति है उस श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। अब देखिए जो हास्य है वो हास्य रस का स्थायी भाव है, जो निर्वेद है उस शांत रस का स्थायी भाव है, जो शोक है वो करुण रस का स्थायी भाव है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। क्या दिया है, प्रश्न नंबर 12 दिया है सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार बताना है। तो सबसे पहला अलंकार आप लोग पहचानेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है मनो, यहाँ पर शब्द आया है क्या, मनो आया है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जहाँ पर मनो, मनु, मानो, जनु, जानिहु आदि शब्द आए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11 से 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद का लक्षण पूछ रहा है ये, तो ऑप्शन ए दिया गया है सोरठा छंद, ऑप्शन बी दिया गया है रोला छंद, ऑप्शन सी दिया गया है चौपाई छंद और ऑप्शन डी दिया गया है दोहा छंद। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पर यति लगता है, 11 और 13 पर यति लगता है, ये हम लोग पढ़े हैं। तो ये किसका लक्षण था, रोला छंद का। तो इसका राइट आंसर बी, रोला। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन किसी लोक हित में ही लग जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 पूछ रहा है प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो अब सबसे पहले आप लोग उपसर्ग समझिए, उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग वो शब्द है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो अब देखिए जो प्रहार है उसका जो पहला शब्द क्या है, प्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्र हो जाएगा, जो इसमें प्र है उपसर्ग है। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 इसमें पूछ रहा है पंचतंत्र में कौन सा समास है। पंच मतलब क्या होता है, 5। तो हम लोग पढ़े हैं कि जहाँ पर संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विग समास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विग समास, 5 तंत्रों का समूह, 5 तंत्रों का समूह यानी द्विग समास। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 दिया गया अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 2, ऑप्शन बी दिया है 5, ऑप्शन सी दिया है 6, ऑप्शन डी दिया है 8 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 इसमें दिया गया है आंसू का तत्सम रूप है। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 जो इसमें दिया गया है आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का तत्सम रूप क्या है, अश्रु होगा। आंसू का तत्सम रूप अश्रु होगा। प्रश्न नंबर 18 दिया गया कर्मवाच में प्रधानता होती है। तो कर्मवाच इसका नाम ही क्या है, कर्मवाच। कर्मवाच यानी कर्म की प्रधानता, किसकी प्रधानता, कर्म की प्रधानता। अब देखिए अगर पूछेगा कि कर्तवाच में किसकी प्रधानता है, तो कर्ता की प्रधानता है। भाववाच में किसकी प्रधानता है, तो भाव की प्रधानता। इसी तरह उसी का आधार पर कर्म में यानी कर्म की प्रधानता, कर्ता यानी कर्ता की प्रधानता है, भाववाचक यानी भाव की प्रधानता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 दिया है ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति है। तो ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति कौन सा है, तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 20 दिया गया निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। तो यहाँ पर सर्वनाम दिखाना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है मनुष्य। तो मनुष्य क्या है, इनाम है यानी संज्ञा है। ऑप्शन बी दिया गया है बचपन। बचपन क्या है, नाम है। तो ये भी क्या है, संज्ञा है। ऑप्शन सी दिया गया है कोई। कोई क्या है, एक सर्वनाम है। कोई जो है सर्वनाम है। डी उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा।
अब ये हमारा 20 नंबर का था, ये 20 नंबर आप लोग का बन गया। अब देखिए खंड ब में हमसे पूछता है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। तो सबसे पहले पहचानेंगे कि ये जो गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे भारतीय संस्कृति। जहाँ पर अगर संस्कृति आ जाए, देश आ जाए, धर्म आ जाए, वहाँ पर भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। तो भारतीय संस्कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका पहला हमारा गद्यांश क्या बन जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है, जिसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब देखिए दूसरा इसमें क्या पूछ रहा है, तो लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है? तो इसको बताना है। लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर अनेक बोलियों का समूह है, विभिन्न संप्रदायों। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठेगा कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, क्योंकि यहाँ की जो बोलियाँ हैं वो विभिन्न है, थोड़ी थोड़ी नहीं है। इस तरह आप लोग बना कर लिख दीजिएगा, नंबर आप लोग को मिल जाएगा। ये 6 नंबर। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या करना है? तो इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे, तो मतलब इन विभिन्नताओं को देखकर यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। इन सभी विभिन्नताओं को देखकर जो अपरिचित आदमी होता है वो घबरा कर यही कहेगा कि यह एक देश नहीं है, कि जो भारत है वो एक देश नहीं है, बहुत सारे देशों का समूह है। यह एक जाति नहीं है, यहाँ बहुत सारी जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। तो यही आप लोग का रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। इसमें किसी एक ही को करना था तो हम ऊपर कर दिए हैं, नीचे वाला देख लीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। ये भी कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। तो मोर पक्का सिर ऊपर राखियो गुंज की माला गले में पहनूंगे, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, भाव तो सोही मेरे रसबान सो तेरे कहे संग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न तरूंगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रस खान आ गया है, यहाँ पर रसबान लिखा है लेकिन वहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया है, रस खान होगा वहाँ पर। तो रस खान जी हैं। तो इस सवैया पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? सवैया पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है? रस खान जी हैं। तो इस पर पहला हमारा जो प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ इसका क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के सवैया नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचनाकार कौन है? रस खान जी हैं। तो हमारा पहला 2 नंबर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की नहीं, पूरा व्याख्या कर दीजिए। यहाँ पर आप लोग बस रेखांकित अंश की व्याख्या करिएगा, हम पूरा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो आप लोग व्याख्या कर दीजिएगा, हम पूरा इसका व्याख्या बता दे रहे हैं। तो गोपिया रस खान जी कहते हैं कि गोपिया कहती हैं कि हे सखी, मैं मोर पंख को अपने सिर पर धारण करूँगी, गुंज की माला अपने गले में पहनूंगी, ओढ़ पीताम्बर, ओढ़ मतलब ओढ़ कर, पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र, पीला वस्त्र ओढ़ कर, लय लकुटी, लय मतलब लेकर, लकुटी मतलब लाठी को, और लाठी को लेकर वन में गाना गाते हुए, गोकुल में गाए जाने वाले गाने को गाते हुए, ग्वारन सन मतलब ग्वाल वालों के साथ फिरूंगी मतलब घूमूंगी, भाव तो सोही मेरे रसबान। रसखान जी कहते हैं कि जो मेरे प्रिय श्री कृष्ण हैं, रसखान जी कहते हैं कि गोपिया कहते हैं कि जो मेरे प्रिय श्री कृष्ण जो सभी स्वांग करते हैं उस सभी स्वांग में करूँगी। स्वांग मतलब उनकी जो सारी लीलाएं हैं वो सब करूँगी, लेकिन
या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन जो उस मुरली को बांसुरी को अपने होठों पर रखते हैं, उस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं धरूंगी। अब देखिए तीसरा है, कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा, तो उनके सभी स्वांग को अपना स्वांग बनाकर करेंगे वो सब, यही उनकी लीलाएं थी। अथवा में दिया है, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहि, इस पद से लिया गया है, सूरदास की रचना है। तो हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, वृंदावन गोकुल मन उपवन वहाँ के घने कुंजों की छाँव को मैं भूल नहीं पाता हूँ। सुबह होते ही माता यशोदा और बाबा नंद को देखकर जो मुझे सुख प्राप्त होता था वो मुझे बार बार स्मरण हो रहा है। माखन रोटी दयो सजाए अति हित साथ ख्वावत, और सुबह होते ही जो माखन रोटी और भली प्रकार से सजाया हुआ दही बड़े प्यार के साथ वो मुझे खिलाती थी। कौन? उनकी जो माता थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और गोपियों और ग्वाल वालों के संग खेलते हुए मेरा सारा दिन हंसते हुए बीता करता था। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वो ब्रजवासी जिनके हित की चिंता प्रभु कृष्ण जी कर रहे हैं। तो इस उपयुक्त का पद्यांश बता देना है और संदर्भ बता देना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग बता दीजिएगा। फिर श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें, फिर जो देखिए जो तीसरा है, श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती, तो वहाँ वृंदावन के गोकुल और वन के उपवन इस सघन कुंज की छाव को बार बार याद आती है। और सुबह होते ही माता यशोदा और बाबा नंद को देखकर जो उन्हें सुख मिलता था उन्हें बार बार याद आ रही थी। माखन रोटी और भली प्रकार से सजाया हुआ दही बड़े प्यार के साथ माता जी खिलाती थी। और गोपी और ग्वाल वालों के संग खेलते हुए उनका सारा दिन हंसता हुआ बिताया करता था। तो यही उनके बार बार उनको याद आ रहा था। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, भी 5 नंबर का है। 2 नंबर आपको इसका जो चैप्टर है वो बताने के लिए मिलेगा, 3 नंबर आपको इसका व्याख्या करने के लिए। तो इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च भवमात्मा अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारण न केवल दर्शन साहित्य अभिधर्म्य अपितु कला क्षेत्रेणसी इयम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोक प्रसिद्ध अत्रय कोशम साटिका देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्ते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले वाराणसी पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? वाराणसी पाठ से लिया गया है। इयम मतलब होता है यह, नगरी मतलब नगरी, विविध मतलब विभिन्न, धर्माणा मतलब धर्मों का, संगम मतलब संगम, असली मतलब स्थल है। तो यह नगरी विविध धर्मों का संगम असली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत सारे महात्मा यहाँ गए। अत्रागत्य मतलब यहाँ गए। स्वीयान मतलब अपने, विचारन मतलब विचारों का, प्रसारयान मतलब प्रचार प्रसार किए हैं। न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि अपितु मतलब बल्कि साहित्य, न केवल दर्शन बल्कि साहित्य धर्म और कला क्षेत्र भी, यहाँ पर क्षेत्र रहेगा, कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं शिल्पों, यहाँ पर शिल्पों रहेगा, शिल्या नहीं रहेगा, शिल्पों रहेगा। शिल्पों मतलब पत्थर की मूर्तियों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। अत्रवय मतलब यहाँ की, कौशया अत्रवय मतलब यहाँ की, कौशय मतलब रेशमी, सटिका मतलब साड़ी, देशे मतलब देश विदेश में, सर्वत्र मतलब सभी जगह, स्फुरन्ते मतलब पहनी जाती है। तो इसमें लिखिएगा जो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्य खंड से अवतरित है। संस्कृत गद्य खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। बस ये लिख दीजिएगा, उसके बाद इसका व्याख्या कर दीजिएगा जिस तरह हम बताए हैं। दूसरा है अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवन संस्कृत यथा समय। ये देखिए भारतीय संस्कृति से लिया गया है, इस संस्कृति पाठ से लिया गया है, तो इसको आप लोग बता दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर का ऊपर वाला खत्म हो गया। नीचे वाला देखिए श्लोक है, माता गुरुतरा भूमि खात पिछु अस्त्रास्ता मन शीघ्रतरम वातात चिंता बहुत दृढ़ात। तो जो युधिष्ठिर थे वो बोलते हैं कि जो भूमि है, जो माता है वो भूमि से महान है, जो पिता है वो आसमान से ऊंचा है, और जो मन है वो वायु से भी तेज चलता है, और जो
तिनका है, तिनके से भी घना चिंता है। तो इसको एक शब्द में बताते हैं हम कि भूमि से महान माता है, आसमान से ऊंचा पिता है, और वायु से भी तेज मन चलता है, और तिनके से भी घना चिंता है। तो युधिष्ठिर जी यही कहते हैं। दूसरा अथवा में दिया आपदो दुर्गामी च साक्षर च पंडित अमुख स्पुक्तवा तेजो जानती स पंडित। तो मतलब आपदो मतलब बिना पैरों का, दुर्गामी मतलब दूर तक जाता है, च मतलब और साक्षर, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, पढ़ा साक्षर है पर पंडित नहीं है। अमुख मतलब बिना मुख का है। स्फुटवता मतलब फिर भी बोलता है। च मतलब और फिर भी बोलता है। यो मतलब जो, जानती मतलब जानता है, स मतलब वह, पंडिता मतलब पंडित है, जो जानता है वो पंडित है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिएगा खंड काव्य हम लोग का होगा मेवाड़ मुकुट। इसमें देखिए द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश पूछ देगा, फिर मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण पूछ देगा। इन दोनों में से किसी एक को लिखना होगा, तो आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 दिया, ये भी 5 नंबर का है। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का आप लोग याद कर लीजिएगा, उन्हीं दोनों में से किसी एक का आएगा। प्रश्न नंबर ख, इसमें देखिए ख जो है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो 5 नंबर का ये भी है। तो सूरदास जी का और मैथिली गुप्त का भी याद कर सकते हैं, या तो गोस्वामी तुलसीदास का। इन्हीं दोनों लोगों में से किसी एक का आएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप लोग लिख दीजिएगा, मरणम मंगलम मित्र विभूति से विभूषणम कौपिनम मित्र कौशम काशी केन मियते। तो आप लोग को इस पर 2 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। तो भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृति का मूल क्या है। का संस्कृति सदा गतिशील है, किसकी संस्कृति का सदा मतलब हमेशा गतिशील है। पूर्व राजा केन सन युद्धम अक्रोध, पूर्व राज जो थे वो किसके साथ युद्ध करते थे, किए थे। चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर कौन थे, चंद्रशेखर एक देशभक्त आसित लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो पर्यावरण प्रदूषण आप लोग याद कर लीजिएगा, विज्ञान वरदान अभिशाप, इन्हीं दोनों में से किसी एक पर आएगा। अधिकतम वर्ड 200 वर्ड में लिखना है, और 7 नंबर का ये है, ये 7 नंबर का है। 1 नंबर आपको निष्कर्ष यानी उपसंहार लिखने में मिलता है, और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसी शिकायत पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं न उपलब्ध होने का उल्लेख हो। या आप लोग लिख सकते हैं अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिख देना है। तो अपने मित्र का एक पत्र लिख दीजिएगा, जिसके लिए आप लोग को 4 नंबर तो मिल जाएगा। तो यही था हमारा हिंदी के मॉडल पेपर। इसी के आधार पर जो है वो हमारा पेपर आएगा, इसी के आधार पर हमारा जो पेपर है वो पेपर आएगा। सो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। सो जय हिंद, जय भारत।